गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज अप्लाइड मैकेनिक्स में हम फ्रिक्शन का पार्ट 2 डिस्कस करने आए हैं आपके साथ। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी फ्रिक्शन और उसके टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमने ये सारे टॉपिक्स आज पढ़ने हैं। इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, और लास्ट में हम कवर करेंगे मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने से पहले बच्चों आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का पता होना जरूरी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से का यूज करके ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमें इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझने से पहले। इसमें एक बॉडी है हमारी, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर लाई है। तो इसमें क्या है, इसको हम जो इसका आपको वर्टिकल प्लेन दिख रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में एक नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर एन, और उसका ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है जो आपका बॉडी का वेट होता है। बॉडी का वेट नीचे की तरफ है ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसके अपोज में एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है जिसको हम एन लिखा, एन से डिनोट किया है। कई बुक्स में इसको आर से भी डिनोट किया हुआ है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो बॉडी की मूवमेंट है उसको हम थ्रस्ट के साथ राइट साइड में मूव करते हैं, और उसको अपोज करने के लिए एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है जिसको हमने एफ एल यहाँ पे नाम दिया है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक तरह का ओपोजिंग फोर्स है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द मैक्सिमम फ्रिक्शन that can be generated between two static surfaces in contact with each other। जब कोई फोर्स अप्लाई होता है दो सरफेस के बीच में और वो एक्सीड कर जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन को, तब आपका मोशन पिक्चर में आता है। इस चीज को आपने ध्यान देना है कि जब दो बॉडीज के बीच में, दो सरफेस के बीच में फोर्स आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाता है, तभी आपको मोशन वहां पे विजिबल होता है, शो होता है। जब तक वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड नहीं करता आपका फोर्स, तब तक वो आपकी बॉडी स्टैटिक रहेगी। तब तक हम उसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, और जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उस पॉइंट को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो आपने ध्यान में रखना है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, डेट इज एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। क्या है? इट द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका आपने यूज करके न्यूमेरिकल को, प्रॉब्लम्स को बनाना है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। ये भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम सिर्फ थ्योरी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स बाद में देखेंगे हम। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? बेसिकली दिस एंगल इज रेलेवेंट टू एन इंक्लाइंड प्लेन। ये आपका एंगल तब पिक्चर में आता है जब हम इंक्लाइंड प्लेन की स्टडी करते हैं। और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जब आपकी बॉडी प्लेस की जाती है तो क्या होता है? इट इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन। जब ये बॉडी आपकी स्लाइडिंग डाउन पॉइंट पे आपकी पॉइंट होती है या पिन होती है, इसका मतलब जहां से बॉडी आपकी जिस पॉइंट से अपने आप नीचे की तरफ स्लिप होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। इसमें जो आपको डब्ल्यू दिखाई, जो आपको फाई दिखाई दे रहा है, वो आपका एंगल ऑफ रिपोज है नीचे। और जो डब्ल्यू है वो आपका वेट ऑफ द बॉडी है, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। और इस वेट को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम डब्ल्यू साइन फाइव बोलते हैं, और आपका वर्टिकल कंपोनेंट को डब्ल्यू कोस फाइव बोलते हैं। इसके बाद आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज क्या होता है? फायदे, कि फ्रिक्शन के हमारे क्या फायदे हैं और ये हमारे लिए किस तरह लाभदायक है। तो फ्रिक्शन आप सभी बच्चों 8th क्लास से पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से। इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन के बगैर हम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम फ्रिक्शन नहीं होगा हमारे फर्श के और हमारे पैरों के बीच में, तो हम स्लिप हो जाएंगे, हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे अपने प्लेस के ऊपर। तो ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही हम आइस का एग्जाम्पल देखते हैं, हम आइस के ऊपर भी वॉक नहीं कर सकते अगर वहां, क्योंकि आइस और हमारे पैरों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो वैसा ही फर्श के साथ भी हो जाता अगर हम वहां पे भी फर्श के बीच में भी फ्रिक्शन ना होता तो वहां भी हमें वैसा ही फील होता है जैसे हम बर्फ के ऊपर चलते हुए हमें फील होता है। सेकेंडरी वो देखते हैं, वी कैन नॉट फिक्स नेल इन द वुड और वॉल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि जहां पे आपका वॉल में या लकड़ी में फ्रिक्शन नहीं होता, वहां पे आप कील नहीं लगा सकते इजिली, क्योंकि कील लगाने के लिए आपको फ्रिक्शन चाहिए। अगर आप वहां पे कील को लगाने लगेंगे जहां पे फ्रिक्शन नहीं है, तो वो आपका कील स्लिप कर जाएगा और वहां पे लगेगा नहीं। तो इसलिए इजिली आपको कील को लगाने के लिए फ्रिक्शन का होना जरूरी है, वहां पे वो होल्ड
नेल अच्छे से होल्ड कर देता है, होल्ड अपनी पकड़ बना देता है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं होस का। होस जब कोई कार्ड को पुल करता है तो वो तभी कर सकता है जब उसके और पैरों के बीच में और जो आपका रोड है उसके बीच में उसको सफिशिएंट फ्रिक्शन मिलेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो आपका घोड़ा अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाएगा सही ढंग से, तो खींचने की तो बात बहुत ज्यादा दूर की है। तो ये तो थे आपके फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के एडवांटेज, अब हम डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज तो बहुत सारे हैं फ्रिक्शन के, बट हमें जो डेली लाइफ में यूज होते हैं वो हमने देखना है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इट प्रोड्यूस हीट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स। मशीन जब आपकी चलती है तो उसमें अगर फ्रिक्शन आ जाता है तो आपकी वहां पे हीट निकलने लगती है, और हीट के कारण क्या होता है? लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी की फॉर्म में। और जब फ्रिक्शन होता है तो वहां पे हमें ज्यादा पावर लगानी पड़ती है मशीन को ऑपरेट करने के लिए, और यही फ्रिक्शन आपके मोशन को अपोज भी करता है। ड्यू टू फ्रिक्शन नॉइस इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द मशीन। मशीन्स के बीच में अनअवॉइडिंग नॉइस भी पैदा होने लगती है, जिससे हमारा फोकस नहीं हो पाता काम के ऊपर। ड्यू टू फ्रिक्शन इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल कंज्यूम मोर फ्यूल, और जो तेल की खपत है वो भी बढ़ जाती है फ्रिक्शन के कारण। तो ये सारे थे डिसएडवांटेज जो हमने अपने सिलेबस में कवर करने हैं। इसके बाद बात करते हैं कैसे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं उसको फेवरेबल बनाने के लिए, अपने प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए, मशीन को एफिशिएंट बनाने के लिए। तो उसमें 3-4 मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड मेथड है। सबसे पहले यूज ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं ऑयल्स का, ऑयल ऑफ सुटेबल विस्कोसिटी। ऑयल को हम जनरली डे टू डे एप्लीकेशंस में भी यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा प्ले आने लगता है बीच में, या फिर फ्रिक्शन आने लगता है, साउंड करने लगता है, नॉइस करने लगता है, वहां पे हम ऑयल का यूज करते हैं। और जहाँ पे ऑयल से काम नहीं चलता वहां पे हम यूज ऑफ ग्रीस भी करते हैं। तो ग्रीस की क्या होती है? विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट आपका यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अवॉइड कर सकें, क्योंकि हमें पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन फेवरेबल है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो आपका बॉल बेयरिंग हम यूज करते हैं उसका काम क्या हो जाता है? वो हमारे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आपका रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और जो लास्ट में है वो है आपका डिजाइन मॉडिफिकेशन। हम अपने मशीन के डिजाइन को मॉडिफाई करके आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल द डिजाइन ऑफ बुलेट ट्रेन, जो आपकी आमतौर पे जो ट्रेन ऑलरेडी चल रही है सिस्टम में, वो आपकी उसके डिजाइन को कंपेयर कीजिए, और जो बुलेट ट्रेन का डिजाइन है आगे से वो काफी लंबा है, नोज टाइप उसकी शेप है, वो क्या है? उसका डिजाइन मॉडिफाई किया है ताकि वो हवा के फ्रिक्शन को कट कर सके। तो बच्चों ये सारे मेथड्स थे जो हम यूज करते हैं फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इसके आगे के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेके हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू बच्चों।